हूँ कि मैं सही हूँ। इसमें मैंने कई बार डिस्कस किया है और बताया है कि कॉलेजियम सिस्टम की प्रॉब्लम्स क्या है और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भाई भतीजा वाद फैला हुआ है, किस तरीके से जजों के रिश्तेदार ही जज नियुक्त किए जाते हैं। इन सब सारी विषयों पे मैंने बातें रखी हैं। कुछ जज और उनके परिवार के लोगों के नाम आज भी मैं बताऊंगा कि जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में हैं या उनके परिवार के लोग हाई कोर्ट में हैं या हाई कोर्ट में नियुक्त किए गए हैं। तो भाई भतीजावाद के साथ साथ परिवारवाद अपने चरम पे है भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इस देश को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है और लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुना हुआ जनता के ऊपर शासन करता है, ऐसा कहा जाता है। किसी भी लोकतंत्र की परिभाषा होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अपना ही नियम कानून है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर के, अन्य सारी चीजों को लेकर के, इसके साथ साथ हाई कोर्ट में भी जजों की नियुक्ति को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही एक कानून और नियम बना रखा है जिसका नाम है कॉलेजियम सिस्टम। जब कॉलेजियम सिस्टम पे प्रहार शुरू हुआ, कॉलेजियम सिस्टम पे जब बात होनी शुरू हुई, तब भारत के ही बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में नेता रहे, कांग्रेस से मंत्री रहे, अब समाजवादी पार्टी से सांसद है राज्यसभा के, कपिल सिब्बल और बड़े जाने माने वकील हैं। उन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट को भगवा रंग में नहीं रंगने देंगे। तो कपिल सिब्बल जी को पता भी होना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को कॉलोनियल सिस्टम में और राजवाड़ों के सिस्टम में भी नहीं रंगने देंगे। ये बात भी पता होना चाहिए कपिल सिब्बल को, क्योंकि यही 15, 20, 25 जज जो हैं, बड़े जज या टोटल 50-60 का ग्रुप है एक, यही लोग पूरा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को चलाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी मामला हो देश का हाई प्रोफाइल, यही 50-60 लोगों के अलावा आपको कोई अन्य नाम सुनने को नहीं मिलेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो सब कांग्रेस पार्टी में है, उसमें से बहुत सारे भाजपा में भी है, सपा में भी है, अन्य पार्टियों में भी वो नेता लोग हैं जो वकील रहे। मैं आज बताऊंगा कि हुआ क्या कल सुप्रीम कोर्ट में और किस बात को लेकर के तनातनी बनी हुई है और मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट की चाल से ही किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को ही फंसाया है। इन सब चीजों पे बात करूंगा। आप सभी से आग्रह रहेगा कि जो अंगूठा वाला बटन है, लाइक का जो बटन है, उसको दबा दीजिएगा। इस लाइक को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। पॉइंट वाइज आज इस पे डिस्कशन करेंगे, गंभीर डिस्कशन करेंगे कि क्या हो रहा है और किस तरीके की चीजें हो रही हैं। जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग बाद में जुड़ेंगे, सभी को राम राम, नमस्कार, प्रणाम। तो बने रहिए, बताता हूँ हुआ क्या है, कल जो हुआ है उसके बारे में। कल हुआ क्या कि कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा भेजे गए नामों को लेकर के एक PIL गई हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उस पर सुनवाई हो रही थी कि लेट क्यों हो रहा है, देरी क्यों हो रही थी। जो नाम कॉलेजियम डिसाइड करता है जज बनने के लिए, जो 5 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन कौन जज बनेगा, उन नामों को केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है कि पता करिए कि अपने सोर्सेस से, अपने अधिकारियों के थ्रू, IB के थ्रू, कि इनके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं है, इनका कोई ऐसा कोई इलीगल एक्टिविटीज नहीं है, क्योंकि सीनियर मोस्ट एडवोकेट ही जज बनते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। इस तरीके की परिपाटी, इस तरीके का नियम है। तो नाम चले गए, सरकार ने बहुत सारे नाम को वापस कर दिया सुप्रीम कोर्ट को कि भाई ये बनने लायक नहीं है, इनमें कुछ कुछ कमी है, इनके परिवार के लोग भी ऑलरेडी जज रहे हैं, तो ये ठीक नहीं रहेगा। उन नामों को बार बार सुप्रीम कोर्ट वापस भेज रहा था सरकार के पास। नहीं ये ठीक है, इनके बारे में आप क्लेरिफिकेशन दीजिए कि ये चीजें ठीक है। अच्छा, 4 हफ्ते का एक समय डिसाइड होता है कॉलेजियम में कि सरकार को 4 हफ्ते के अंदर इन नामों पे निर्णय करके भेजना है कि इनका चाल चरित्र चेहरा कैसा है, सही है या गलत है। बस इतनी ही चीज है। नियुक्ति में कुछ नहीं कर सकती है देश की सरकार, केंद्र की सरकार। ठीक है भैया, नाम वापस भेज दिए, सनातनी हो गई। इस बार क्या किया, 2-3 बार जब कॉलेजियम से नाम आए तो भारत सरकार ने एक काम किया। भारत सरकार ने क्या काम किया? भारत सरकार ने उन नामों को भेजा ही नहीं 4 हफ्ते के अंदर। उसी पे एक PIL गई हुई थी। तो देश के अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भारत सरकार की तरफ से पेश हुए, अटॉर्नी जनरल पेश हुए तो जज लोग भी फर गए। 2 जजों की बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी कि भाई ये कोई बात थोड़ी ना हुई, आप लोग जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को दबा के बैठे हुए, दुनिया भर की सारी चीजें, इस तरीके की बातें हुई। 104 नाम हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए भेजे गए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1 हफ्ते का मुझको समय दीजिए, मैं 44 नाम क्लियर करके आपको दे दूंगा, वो चीजें जल्दी हो जाएंगी।
ठीक है, एक प्रोसीजरल चीजें थी इसमें। इसीलिए मेरा जो टाइटल है कि उसने कहा कि आप रोक नहीं सकते हैं, जब तक कोलेजियम सिस्टम है आपको मानना ही पड़ेगा। मतलब जज साहब लोग इसमें तिलमिलाए हुए थे, तमतमाए हुए थे कि अरे बाप रे बाप, हमारी सॉवर्निटी पे और हमारा जो राम राज चल रहा था, रामदास तो उसको नहीं कहेंगे, हमारा जो अपना राजकाज चल रहा था कि हम ही जज बना दे रहे थे, तो ये लोग मान ही नहीं रहे हैं। इस तरीके की चीजें हो रही हैं, बड़ी गड़बड़ चीजें हैं। आप मानेंगे कैसे नहीं? आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, वो अपना दुनिया भर का काम तिगड़ा बताया। तो अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कि ठीक है, मैं बहुत जल्दी ही इन सब नामों की जो लिस्ट है और वो जल्दी ही इन नामों को क्लियर करवा दूंगा। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एएस ओका की बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी और इस पे सरकार से इन्होंने सवाल किया कि आप क्यों उन लिस्टों को, जो जजों का नाम हमने भेजा है, उसको क्यों नहीं आप क्लियर कर दे रहे हैं? क्लियर क्या करना है उसको? बस आईबी की रिपोर्ट लगानी, आईबी या लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की या पुलिस की रिपोर्ट लगाने रही, केस वेस नहीं है या कुछ इस तरीके की चीजें, और भी बहुत सारे कंसल्ट होते हैं। तो ये तो हो गई एक बात। हुआ क्या क्या इस सब चीजों में? सरकार ने पहली बार एक बहुत जबरदस्त काम किया है। भारत की सरकार ने एससी में भाई भतीजावाद को चुनौती देते हुए एक काम किया, अपनी तरफ से कुछ सीनियर मोस्ट वकीलों के नाम भेजे हैं। समझिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस पूरे उसमें जो बताना था मुझको। भारत सरकार ने, मतलब केंद्र सरकार ने अपने तरफ से कुछ जजों के नाम भेज दिए। ठीक है, नाम भेजे जजों के, जज बनने के लिए कुछ सीनियर मोस्ट वकीलों के नाम भेजे। जैसे सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के थ्रू भारत सरकार के पास नाम भेजती थी कि इनका चार चेहरा चेक करिए। इस बार उल्टा हुआ। इस बार केंद्र सरकार ने कहा कि हम भी कुछ सीनियर मोस्ट वकीलों के नाम भेज देते हैं और आप बताइए कि ये वकील जज बनने लायक क्यों नहीं है। कारण क्या है कि ये वकील जज नहीं बन सकते? बहुत सारे लोग इस समय लाइव हैं, लाइक बहुत कम लोग किए हैं। सभी से आग्रह रहेगा कि लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा, प्लीज, आग्रह है सभी से। उसके बाद लायक नहीं है, अगर ये लायक नहीं है तो क्यों लायक नहीं है? ठीक है ना? तो जैसे आप भेजते थे नाम कोलेजियम के सिस्टम के थ्रू भारत सरकार को, इस बार भारत सरकार ने भेज दिया कि भाई जज साहब लोग कुछ कहेंगे ना कि ये जो सीनियर मोस्ट वकील गए हैं ये अच्छे नहीं हैं, ये खराब है, या जो हम लोग छांटते हैं अपने हिसाब से वही अच्छे हैं, सरकार जिनकी छटनी करके भेजती है उनके वो नहीं। हालांकि सरकार का अधिकार नहीं है, लेकिन सरकार ने एक प्रयोग किया। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पटेल जी और उस समय के नेहरू जी, जो बहुत सारे वकील लोग थे जिन लोग जब संविधान लिखा जा रहा था, तो उन लोगों के बीच में जजों, जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर के प्रक्रिया के ऊपर चर्चा हुई है। वो प्रक्रिया आती है धारा 124 के अंतर्गत। धारा 124 के अंतर्गत ये कहा गया उस समय, जैसे जो लोगों ने कहा कि नहीं जजों को ही दे दो जजों की नियुक्ति के लिए, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने और कुछ और संविधान सभा के और सदस्यों ने आपत्ति उठाई। कहा कि देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां जनता जिनको चुनती है उनको अधिकार होना चाहिए, क्योंकि जनता उनको 5 साल के लिए चुनती है, 5 साल के बाद उनको चुनाव में जाना होता है। वो अच्छा काम अगर नहीं करते हैं तो जनता उनको शासन सत्ता से हटा देती है। तो वही लोग इस प्रक्रिया के, नियुक्ति की प्रक्रिया के मुख्य बिंदु में रहेंगे। हाँ, कंसल्ट लेंगे उनका, सुप्रीम कोर्ट के जज का कंसल्ट होना जरूरी है, मानना बाध्य नहीं रहेगा। नियुक्तियां संसदीय प्रणाली के थ्रू ही होंगी, क्योंकि संसद जो है वो जनता के प्रति जवाबदेह है और जनता उस संसद में इस देश के संसद चलाने वाले प्रतिनिधियों को चुन करके भेजती है। तो ये इनडायरेक्ट कानून नहीं बनना चाहिए कि जहां जज ही इस पूरी प्रक्रिया के मालिक बन जाए। ठीक है, ये बात डन हो गई और यही बात चलने लगी। ठीक है, तो ये था धारा 124 की बातें। जो भारत सरकार ने नाम अपने तरफ से सीनियर मोस्ट वकीलों के भेजा है कि भैया आप ही लोग देख कर बता दीजिए इसमें से कोई जज बनने लायक है, अगर नहीं है कोई जज बनने लायक तो क्यों नहीं है भी बता दीजिएगा साथ के साथ। ये प्रक्रिया अगर अपनाई जाती है तो फिर से धारा 124 लागू हो जाएगी, जो ये संविधान बनते समय जिसपे बहस हुई थी, जिसपे डिस्कशन हुआ था। अच्छा चलिए, ये तो बात हो गई इसकी। अब बहुत मजा आने वाला है इस बात पे। इस बात को समझिएगा कि अभी तनातनी खत्म नहीं हो रही है। अब
सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम सिस्टम और जजों के सामने एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है कि अब क्या कह करके इन नामों को वापस कर दे कि भाई ये बनने लायक नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है वो भी ना इंटरव्यू लेता है, न कोई मार्किंग सिस्टम है, न कोई पेपर होता है, न कोई मेरिटोरियस छटनी होती है। एक ही आधार होता है कि आप 10 साल तक प्रैक्टिस किए रहने चाहिए, 45 साल आपकी उम्र होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, यही आधार है। इसी आधार को सरकार ने भी माना और सरकार ने भी अपनी तरफ से कुछ लिस्ट भेज दी। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहता है, इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को इसकी उम्मीद नहीं थी, तो अटॉर्नी जनरल जब इन 2 जजों के बेंच के सामने पेश हुए और उन्होंने बोला कि जो 104 नाम आपने भेजे हैं हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए, उसमें से 44 नाम हम लोग एक हफ्ते के अंदर फाइनल करके आपको दे देंगे, तो उन्होंने जाते वक्त अटॉर्नी जनरल जी से कहा एक बात बहुत महत्वपूर्ण, जज साहब ने, कि ठीक है अगली बार आप आएंगे तो मुस्कुराते हुए कोर्ट आएंगे, जब अगली बार इस विषय पे सुनवाई हुई 3 फरवरी को इस विषय पे सुनवाई हुई है, तो आप मुस्कुराते हुए आएंगे। तो मुस्कुराते हुए आने का क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट क्या मान चुका है कि सरकार इस पर ठान चुकी है कि वो न्यायिक आयोग बनाएगी या उसका कंसल्ट जरूरी होगा, दोनों ही चीजें। लाइक दबा दीजिएगा, बहुत सारे लोग लाइव है, 150 लोग लाइव है, लगभग लाइक नहीं लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को यह भी पता है कि भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एकदम मोर्चा खोल रखा है। जैसे उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, भारत में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने भाई भतीजावाद, कोलेजियम सिस्टम को गलत बताते हुए बहुत सारी बातें उन्होंने कही है पब्लिक फोरम के ऊपर। संसद में भी किरण रिजिजू ने इस मुद्दे को उठाया, ये बात फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट के जज फिर एक कॉल साथ थे, इन्होंने टिप्पणी की कि अरे इस तरीके की चीजें नहीं कहनी चाहिए, कि इस देश के जो जज हैं वो भगवान है, वो कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। मतलब इस देश में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा सरकारें चुनी जाती हैं, संसद चुने जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं रहा। और लैंड ऑफ लॉ कहा है कोलेजियम सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने। लैंड ऑफ लॉ अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कोलेजियम सिस्टम को, तो मुझको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को इस देश का संविधान पुनः पढ़ना चाहिए। मैं काबिल हूं कि नहीं है कहने के लिए, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक बात है कि लैंड ऑफ लॉ कहा किसको जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये बात नहीं पता है तो उनको फिर से पता करनी चाहिए। लैंड ऑफ लॉ जब भी बनता है तो संसद के अंदर बनता है। सुप्रीम कोर्ट के 5 लोग बैठ करके लैंड ऑफ लॉ नहीं बना सकते हैं, इस बात को समझने की जरूरत है, ठीक है। तो किस बिहाफ पे कहा, किस लिए कहा, यह तो सुप्रीम कोर्ट ही जानेगा। अब आते हैं दूसरी बात पे। किरण रिजिजू ने मोर्चा खोला रखा, मोदी जी ने भी इस पर कुछ नहीं बोला है। आप लोगों को एक पता होगा कि संविधान दिवस के दिन जब सारे जजों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया था, कानून मंत्री को बुलाया था, प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाया था, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को बुलाया था, सब लोगों को बुलाया था संविधान दिवस के ऊपर। द्रौपदी मुर्मू जी ने बड़ी एक मार्मिक बात कही थी। भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने बहुत मार्मिक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, गरीबी की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो छोटे मोटे मामलों में बहुत लंबे समय से जेलों में बंद हैं और उनको न्याय नहीं मिलता है। उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि देखिए, इस देश में गरीबों को न्याय नहीं मिलता है, आप लोगों को उस पर विचार करना चाहिए। साथ के साथ उन्होंने लास्ट में यह बात भी कही थी कि मैं बहुत कम कह रही हूँ, इसको बहुत ज्यादा समझिएगा। सोचिए इस बात को, जजों के सामने ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और ये सब पूरे लोग सब बैठे हुए थे, संविधान दिवस का दिन था, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ही बुलाए गए थे ये लोग स्पीच देने के लिए और बात रखने के लिए। उसमें सब लोगों ने अपनी अपनी बातें कही, प्रधानमंत्री ने भी अपनी बातें रखी। तो द्रौपदी मुर्मू का ये बहुत मार्मिक बात थी जिसको सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए। एक तरीके से उन पर टिप्पणी भी थी, और जो लास्ट में उन्होंने कहा कि मैं बहुत कम कह रही हूँ, उसको बहुत ज्यादा समझिएगा, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात थी। उसके बाद मैं आता हूँ इस देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। पहले जगदीप धनखड़ जी के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता देता हूँ। देखिए, जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल रहे बंगाल के। इसके साथ साथ ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 36 साल प्रैक्टिस किए हैं जगदीप धनखड़ जी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रेनाउंड वकीलों में से एक रहे हैं जगदीप धनखड़ जी, और 36 साल की उनकी प्रैक्टिस है। जब इस साल उच्च सदन चलना शुरू हुआ तो पहले दिन ही जगदीप धनखड़ जी ने न्यायिक आयोग, जो एनजेएसी के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की। टिप्पणी करते हुए उन्होंने क्या कहा, ये समझने वाले। उन्होंने कहा कि 1999वां संवैधानिक संशोधन, मतलब कानून बदल करके 99वां संशोधन था, संवैधानिक संशोधन था,
संवैधानिक संशोधन के तहत दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से पास किसी कानून को सुप्रीम कोर्ट के जज रिजेक्ट कर दिए। मतलब जो न्यायिक आयोग को 2015 में रिजेक्ट कर दिया, 2016 में इन लोगों ने, जो सरकार ने बनाया था नियुक्त करने के लिए जजों को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त करने के लिए, उस न्यायिक आयोग में विपक्ष का भी नेता था, पक्ष के भी नेता थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे। ऐसा नहीं था कि सरकार अकेले ही अपना काम कर रही थी। उस पर जगदीप धनखड़ जी ने जो बातें कही उससे मिर्ची लगना स्वाभाविक था। पूरी कांग्रेस और पूरे विपक्ष को इस बात पे बहुत तगड़ी मिर्ची लगी कि भाजपा इसको पॉलिटिसाइज कर रही है। भाजपा इसको पॉलिटिसाइज नहीं कर रही है, ये बात बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। जो अब इस पे सवाल उठ रहा है, देखिए सही और गलत की बात नहीं है, बात है कि अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत इस देश के सारे सर्वोच्च पद भरे जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति क्यों नहीं उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होनी चाहिए? उनका मनमाना क्यों इस पे होना चाहिए? और शुरू में ऐसा हुआ भी था, बाद में इन लोगों ने अपने हिसाब से बदल लिया उसको। अच्छा चलिए, उन्होंने कहा कि यह देश की जनता और संसदीय प्रणाली का अपमान है और जनादेश का अपमान है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा ही जनता की संरक्षक हैं और जनता इन्हीं को चुन करके भेजती इस लोकतांत्रिक प्रणाली में। ये बात समझने वाली थी जो जगदीप धनखड़ जी ने कही, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। फिर भी जज साहब लोगों को बुरा लग रहा है। क्योंकि जज साहब लोगों को इसलिए बुरा लग रहा है कि उनको अपने नाती पोता चाचा मौसा भाई भतीजा को नियुक्त करने की जो चीजें हैं वो प्रक्रिया बाधित हो जाएगी, तो उनको बुरा लग रहा है।